तो ये ब्लड की जितनी प्रॉब्लम है वो सब नजर आने वाली, क्योंकि कैंसर ही ब्लड का है। तो क्या, नोज ब्लीडिंग, ब्रशिंग, ब्लीडिंग गम्स, है ना, मसूड़ों में खून आएगा, वेट लॉस और नोजिया, तो आप सब में ही लिख के आओगे। इसके लिए हमने 2 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़े, जिसमें लिख के आना कि एक ब्रिटल बोन वाला, और एक कि कौन सा, फीवर एंड इन्फेक्शन, और फिर ब्लीडिंग। फिर ब्लीडिंग में आप नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स, ब्रशिंग, और ये सारी चीजें क्या आपको लिख के आनी है, ठीक है। अब हम, और ये सारी चीजें तो आप इसमें देखो ये लिख के ही आओगे कि इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई वगैरह करनी है, सीबीसी करना है, डब्ल्यूबीसी रेट एकदम कम हो जाएंगे, और सारी मैनेजमेंट सब वही टेक्निक्स वगैरह वही सब लिख के आओगे, ठीक है। तो इसमें कोई अलग से नहीं लिखना है, जो चीजें सेम है वो सेम है। अब हमें मेनिंजियोमा, अभी हम नाम, सर एक डाउट था सर, सीबीसी में इसमें अपने को डब्ल्यूबीसी का काउंट तो बढ़ा हुआ मिलेगा ना? इसमें हाँ, डब्ल्यूबीसी काउंट बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलेगा, एब नॉर्मल काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा बहुत ज्यादा ही। और डब्ल्यूबीसी के, हाँ वही। हाँ, और डब्ल्यूबीसी का जब इसमें मॉर्फोलॉजी, सीबीसी हमेशा देखो, अकेला सीबीसी मत देखा करो। कुछ लोग अगर कभी सीबीसी पढ़ना होना तो यूट्यूब पर मेरा एक लेक्चर डाला है, उसमें जाके देखना। हमेशा इस सीबीसी का मॉर्फोलॉजी भी देखा करो, चाहे सीबीसी देखो, चाहे आरबीसी देखो, चाहे डब्ल्यूबीसी देखो। उसका मॉर्फोलॉजी देखना बहुत वो होता है कि अगर वो बढ़ रही है या छोटी हो रही है, तो उसके साथ साथ उसके शेप में भी क्या अंतर पड़ रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वांटिटी में बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो अपने शेप को छोटा कर देती है, तो बॉडी में अफेक्ट नहीं होता इतना। या फिर अगर वो साइज में भी बढ़ रही है और शेप में भी बढ़ रही है, तो फिर वो बहुत दिक्कत देती है चीजें। तो ये सीबीसी वाला एक लेक्चर जरूर अटेंड करना, अगर तो आप उससे एकदम सीबीसी रिपोर्ट इजीली फाइंड करना सीख जाओगे, ठीक है। मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा क्या बोले, मेनिंजियोमा इट इज अब ये मेनिंजियोमा होता है, अब ये प्रॉपर किसका ट्यूमर है। अभी तक तो बाहर के 2 ट्यूमर पढ़ लिए, अब यहां से जो ट्यूमर स्टार्ट होने वाले हैं, अब यहां से हम पढ़ेंगे 4 ट्यूमर, वो चारों के चारों ट्यूमर होंगे स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। 2 बाहर के पढ़ लिए, अब 4 अंदर के पढ़ लेते हैं। मेनिंजियोमा नाम में ही लिखा है, ट्यूमर ऑफ मेनिंजिस, मेनिंजिस का ट्यूमर, ठीक है। बोले क्या, और ये बिनाइन होता है। बिनाइन मतलब क्या, जिधर मेनिंजिस में हुआ ना, जिस मेनिंजिस में वहीं रहता है, बस वहीं पर। तो ये इसको इजिली आप ट्रीट भी कर सकते हो, इजिली ट्रीट भी हो जाता है, ठीक है। तो इट इज अ नॉन कैंसरियस ट्यूमर, ये ट्यूमर है लेकिन ये कैंसरियस नहीं है, क्योंकि ये फेल नहीं रहा। तो ट्यूमर्स में याद रखना, देखो वो जो ट्यूमर फैलते हैं उन्हें कैंसरियस ट्यूमर बोलते हैं, और जो ट्यूमर नहीं फैलते उन्हें नॉन कैंसरियस ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि आपको क्या लगता है, मैं आपको कितने ट्यूमर्स दिखा दूं जो हम लोगों में नॉर्मली होते हैं। कभी आपने एक ट्यूमर, हम जब पढ़ेंगे ब्रेन वाले, जब ब्रेन ट्यूमर्स पढ़ेंगे, तो एक ट्यूमर होता है, अगर आपने बहुत से लोगों के स्कल पे देखा हो, स्कल पे एक छोटा सा एकदम उभरा हुआ ऐसा रहता है, माथे पर इधर उधर या चेहरों पर भरे हुए उभार रहते हैं, एकदम निकले हुए होते हैं, तो वो भी एक टाइप के ट्यूमर्स ही होते हैं। और क्या होते हैं, आपके कितने सारे स्किन पर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्यूमर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो फैलते नहीं है, वो उसी जगह पे। अगर उनसे छेड़तानी नहीं करोगे तो वो आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं देंगे, मगर उनसे छेड़तानी करोगे, एबनॉर्मली छेड़तानी, मतलब वैसे सर्जिकली रिमूव करा लो तो कोई दिक्कत नहीं, एबनॉर्मली छेड़तानी करोगे तो फिर फैलना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हो गए तो। वरना लाइफ टाइम हमारे पास कितने सारे, हमारे अंदर भी नॉर्मल ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो शांति से बैठे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कैंसर में ही याद रखो, कैंसर होता कैसे, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है हमारे सेल्स की, तो जो कैंसरियस सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे सबके अंदर प्रेजेंट है। बस एक ट्रिगर्ड पॉइंट चाहिए होता है, कि कोई भी बाहर से आके ट्रिगर करता है, वो जेनेटिक एनवायरनमेंट और 80% अननोन कॉज है, कौन ट्रिगर कर देता है। अगर वो ट्रिगर होगा एक बार वो ही सेल्स, तो फिर वो एबनॉर्मल अपनी मेटास्टेटिक दिखाने लग जाते हैं, और हमें कैंसर कॉज हो जाता है उस जगह का। तो वो होती हमारे विदिन ही है, कोई बाहर से नहीं आता कैंसर, ठीक है। बाहर से तो उसे ट्रिगर करते हैं ये याद रखना है। तो मेनिंजियोमा क्या बोल रहा था, इट इज अ नॉन कैंसरियस ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि हमें पता है मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों चलती है, लेकिन इधर जो मेनिंजियोमा बात कर रहा है इधर कौन सी स्पाइनल कॉर्ड कौन सी मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस, ठीक है। तो स्पाइनल मेनिंजियोमास टेंड टू अकर इन एल्डरली पेशेंट, ये हम पढ़ के भी आए थे। मेनिंजियोमा का जब हमने रेशियो देखा था तब उसमें मेनिंजियोमा में एल्डरली वाले पेशेंट में ये ज्यादा था, ठीक है। 29% एडल्ट में था और 10% चिल्ड्रन में था। 10 टू अकर इन एल्डरली पेशेंट एंड मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल।
अब इसमें ये इन्होंने ये क्यों बोला कि ये फीमेल में कॉमन है, मेल में इतना कॉमन क्यों नहीं है? उसका रीजन बताता हूँ। देखो रीजन ये कि सबसे बड़ी चीज तो पहली बात तो कॉज तो अननोन है, हम नहीं जानते क्यों होता है, मगर फिर भी रिसर्च में ये पता चला है कि मेनिंजियोमा होने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज करती है वो है फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन और जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए फीमेल में ज्यादा कॉमन है। फीमेल हार्मोन तो आप समझ गए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन्स हैं, ये मेनिंजियोमा को ट्रिगर करते हैं, ऐसा रिसर्च में देखा गया। ठीक है, और बाकी मोस्ट कॉमन कॉज तो हर कैंसर्स के लिए वही एक ही है कि अननोन है। ठीक है, और ये भी कहां से जनरली ये कौन से एरिया में अराइज होते हैं? कौन से एरिया में? थोरेसिक रीजन में, यानी जो थोरेसिक रीजन की मेनिंजेस हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन होती हैं इस एरिया के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल में कॉमन मिली, प्लस थोरेसिक रीजन वालों के लिए में बहुत ज्यादा अराइज होती हैं, एंड और ऑलमोस्ट ऑलवेज इंट्राड्यूरल। इंट्राड्यूरल क्या? जो आपकी ड्यूरा मैटर है उनके अंदर। अब क्योंकि देखो अब यहां पर एपिड्यूरल तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमन जो इसका राइज रीजन है वो कौन सा है? थोरेसिक रीजन है, और ये जनरली ये हमेशा इंट्राड्यूरल मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा है कि ऑलवेज इंट्राड्यूरल, क्यों? क्योंकि ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली होती है, अगर ये ड्यूरा पे हो गया तो बाहर चला गया, और ये मेनिंजियोमा होता है स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर, ये फैलता नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है, तो ये ड्यूरा पे नहीं होता, ड्यूरा के अंदर पाया और एर्केनॉइड होती है, उस मेनिंजेस पे आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे वहां पर हम पढ़ के आए थे एक्स्ट्रा ड्यूरल, वो लिख के आना है, तो इसमें आपको लिख के आना है इंट्राड्यूरल, ड्यूरा मैटर के अंदर, क्योंकि ड्यूरा सबसे बाहर वाली होती है उसके अंदर। ठीक है, कुछ बाकी सारी चीजें वही मैनेजमेंट और सब कुछ लिख के आओगे, सिम्टम्स सारे वही लिख के आओगे, फिर एक दो अलग से सिम्टम्स देख लेते हैं। बोले क्या? जैसे उसमें अपन ब्लड के पढ़ के आए थे, इसमें होता है सबसे मोस्ट कॉमन चेंजेस इन विजन। दो चीजों में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, एक विजन और एक हियरिंग। बोले विजन में क्या चेंज होता है? बोले डबल विजन दिखता है, ऐसे लोगों को डबल विजन हो जाता है। तो डबल विजन दिखता है, आई में क्या प्रॉब्लम है? पहले एक तो डबल विजन दिखेगा, और दूसरा दिखता है ब्लरीनेस, ब्लर दिखता है, ब्लरीनेस, डबल विजन और ब्लरीनेस। और ईयर्स में क्या हो जाता है? बोले ईयर्स में हो जाता है, एक तो हियरिंग लॉस तो होना ही होना है, दूसरा रिंगिंग सेंसेशन मिलता है। रिंगिंग सेंसेशन हमेशा से लगे जैसे कानों में घंटी सी बज रही है, तो रिंगिंग इन द ईयर्स। ये सिम्टम्स फॉर स्पेशली मेनिंजियोमा में लिख के आने, बाकी सब कॉमन है, बाकी सब मैनेजमेंट टेक्निक है वो सब आपको ओवरऑल लिख के आना है। तो जो चीज अनकॉमन है वो स्पेशली करके आपको मैं बता रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे स्वानोमा। स्वानोमा क्या? मैंने फिर वही बात आपको बता चुका हूं कि स्वानोमा कौन से? स्वान सेल्स के। कौन से सेल्स के? स्वान सेल्स के। यानी स्वानोमा इज अ ट्यूमर दैट ग्रोस इन द सीट ऑफ नर्व इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से तो नर्व निकलती हैं, और नर्व के ऊपर जो सीट होती है, कौन सी सीट होती है? ये वाली सीट, माइलिनेटेड सीट, इसका ट्यूमर हो जाता है, और ये भी लोकलाइज्ड होगा, ये भी आपका बिनाइन ट्यूमर होता है, और जिधर हो जाता है ये उधर ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये कंडक्शन खत्म करा देगा। अब ये देख रहे हो, देखो इसमें स्वान सेल्स लिखा है, ये स्वान सेल्स ही आगे चल के माइलिनेट सीट बनाते हैं। ये देखो स्वान सेल्स हैं और ये माइलिनेट सीट बनाते हैं। तो अगर इनका ट्यूमर हो जाए तो माइलिनेट सीट का कंडक्शन खराब हो जाता है, यानी स्वान सेल फॉर्म्स क्या करते हैं? फॉर्म्स माइलिनेट सीट दैट हेल्प्स अलाउ इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व टू नर्व, नर्व टू नर्व इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजती हैं। उनमें अगर ट्यूमर हो जाए तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अब हो जाएंगी क्या? बंद। तो अब इनके सिम्टम्स आप खुद सोच सकते हो कि सेंसरी इनपुट, और सेंसरी इनपुट कंप्लीट बंद हो जाएगा, मोटर इनपुट बंद हो जाएंगे, है ना, चीजें काम नहीं करेंगी, पेशेंट क्या एकदम ऐसा पैरालाइज टाइप हो जाएगा, मोटर फंक्शन सेंसरी फंक्शन काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही नहीं जा रही है, सारी चीजें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ब्रेन में बंद हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड में विद इन उन सेल्स में कोऑर्डिनेशंस बंद हो जाएंगे, है ना। तो आप इनके समझ सकते हो। स्वानोमास आर स्लोली ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर, ये भी क्या है? बिनाइन ट्यूमर है, अक्रिक एट एनी लेवल। अब इसके लिए कोई लेवल डिफाइन नहीं है, जैसे अपन पहले बार मेनिंजियोमा के लिए अपन थोरेसिक बोला है ना, थोरेसिक बोला, माइलोमा में भी अपन ने क्या बोला था? माइलोमा तो मल्टीफोकल था, कहीं से भी हो सकता था। मेटास्टेटिक वाले के लिए भी अपन ने मोस्ट कॉमन थोरेसिक बोला था, लेकिन स्वानोमा में कोई कॉमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप न्यूरॉन्स तो सब जगह है ना, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व तो सब जगह है, कंडक्शन तो वही कर रही है, तो कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इनकी कोई स्पेशल जगह नहीं होती।
ठीक है। और कहाँ होता है? पोस्टीरियर नर्व रूट्स में। अब पोस्टीरियर नर्व रूट्स होती क्या है? बोले पोस्टीरियर नर्व रूट का मतलब क्या? बोले जो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व ट्रेवल करती है ना, उन्हें ही पोस्टीरियर नर्व रूट्स बोलते हैं, उन्हें ही पोस्टीरियर नर्व रूट, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पीछे तो पोस्टीरियर नर्व रूट्स उन्हीं को बोलते हैं जो पीछे की तरफ ट्रेवल करती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हें ही पोस्टीरियर नर्व रूट्स बोलते हैं। ये क्या 30 to 60 एज ग्रुप में बहुत कॉमन देखा गया है। और सबसे बड़ा साइन इसका, टिपिकली प्रेजेंट विद रूट पेन। रूट पेन कहां? बोले पर्टिकुलर जो वाली नर्व जिस पार्ट को सप्लाई कर रही है वहीं पर आपको एकदम पेन मिलेगा। बोले जो पार्ट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बोले जो नर्व अफेक्ट हो रही है, अब जो नर्व अफेक्ट, अब जैसे अपन को पता है न्यूरॉन्स का नर्व है, नर्व में न्यूरॉन ट्रांसफर करते हैं, तो जो नर्व अफेक्ट हो रही है और वो नर्व पर्टिकुलर जिस पार्ट को सप्लाई करती है, आपको पर्टिकुलर उसी पार्ट में पेन होगा। ऐसे अब इसमें ये सबसे बड़ी पहचान है, ओवरऑल नहीं होता। ऐसा नहीं कि सब जगह हो रहा है, वो नर्व जिस पर्टिकुलर जगह पर सप्लाई कर रही है वहीं का पेन होना है आपको। तो दे लाई आइदर, अब ये ठीक है टिपिकल, अब ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि दे लाई आइदर इंटायरली विद इन द स्पाइनल कैनाल, या तो ये सब जगह पूरी स्पाइनल कैनाल में हो जाता है, ठीक है, और या ये डम्बल, डम्बल वर्ड सुना ना, डम्बल जो हम उठाते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या लिखा है, वो डम्बल है, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि क्या कैनाल और डम्बल थ्रो दी इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन। अब इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन आपने स्पाइनल कॉर्ड तो देखी है, अब आपने क्या इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन क्या होता है? बोले आपने वर्टिब्रा देखा है? बोले वर्टिब्रा में ये आपकी बॉडी होती है, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, और ये है ना, और ये आपकी जहां से स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है उसी क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन, है ना, क्योंकि वर्टिब्रा के बीच में जो फोरामिन होता है इसी से तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। वहां पर ना आपको एक साइन नजर आता है, तो क्या बोल रहे हैं? और डम्बल थ्रू द इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन एन ओकेजन प्रेजेंटिंग अ मास इन द थोरैक्स और पोस्ट ऑब्डियर वॉल। इसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ, वो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कि देखो ये क्या है, वर्टिब्रा, इसमें इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन होते हैं जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। जब यहाँ इसमें यही बहुत प्यारा साइन है जो इनके एमआरआई में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको एबनॉर्मल मास खट्टा मिलेगा। एबनॉर्मल मास यानी क्या? एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगी। आपको पता है सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ तो होती है, तो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगी। और पर्टिकुलर कौन से रीजन के वर्टिब्रास में दिखेगी? थोरेसिक और एब्डोमिनल वाले रीजन्स के वर्टिब्रा में आपको मोस्ट कॉमन दिखेगी। वो ग्रोथ होती कैसी है? डंबल शेप की। डंबल किस तरीके से होते हैं? डंबल इस तरीके से होते हैं, डंबल इस तरीके की ओवर ग्रोथ दिखती है। कहां? इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन के आसपास। और कौन से रीजन में? थोरेक्स रीजन, वो क्या बोलते हैं, थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन में बहुत कॉमन है। आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये दिख रही है, ये देखो, ये कहाँ है? ये रहा फोरामिन। ये आपकी एंटीरियर बॉडी है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स है, ये फोरामिन है जिससे आपकी नर्व स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। वहां पर इस तरीके की आपको एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है। देखो ये दिख रही है इस तरीके से, ये डंबल शेप में, ये देखो ये बढ़ती चली जा रही है, आगे चल रही इस तरीके, डिफरेंट तरीके में दिख सकती है। डंबल लाइक शेप होता है, इसलिए इसको डंबल स्वानोमा भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा साइन होता है ना एमआरआई में दिखने का। जब आपको एमआरआई देखोगे ना, इसमें ढंग से इतना क्लियर अगर आप समझ पाओगे, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर आपको देखो कितना क्लियर इसमें दिख रहा है। ये देखो डंबल शेप का, ये ऐसे आई और ये अंदर की तरफ गई, हो गया डंबल शेप इस तरीके की। ये डंबल शेप ये दिख रहा है क्लियर, ये देखो कितना क्लियर दिख रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है। तो ये डंबल शेप, इसलिए इसको बोलते हैं डंबल श्वानोमा, ठीक है। ये साइन देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है? इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन। ये पर्टिकुलर सब जगह नहीं, जो फोरामिन होता है ना, इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है, गैप है, उधर ही एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है। देखो ये ना, ये पर्टिकुलर आपको एरिया भी इसमें दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है, ये इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन है, यहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, तो इनके एमआरआई में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल न्यूरो, क्या लिखा है? ये एसोसिएट रहते हैं मल्टीपल न्यूरोफिब्रोब्लास्टोसिस। ये हम पढ़ेंगे अभी, न्यूरोफिब्रोमास्टोसिस आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और स्वानोमा का दूसरा नाम भी होता है न्यूरोफिब्रोमा। क्या होता है? न्यूरोफिब्रोमा। उस पर्टिकुलर नर्व का
फाइब्रोस ओवर ग्रोथ, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोफिब्रोमैटोसिस। उस नर्व के फाइबर एब्नॉर्मल ग्रोथ, और ये मल्टी बहुत सारी जगह पे दिखती है, इसलिए इसको एसोसिएट करा जाता है किससे? न्यूरोफिब्रोमैटोसिस से। बाकी सारी चीजें आपको सब सेम दिखेंगी। ये आपको थोरिकल रीजन और लंबर रीजन, यानी मैं थोरेक्स के और लंबर रीजन पे मोस्ट कॉमन आपको ये आपको डंबल देखने को मिलेंगे कहां पर? इंट्रावर्टिब्रल फोरामिन के आसपास, वो कहां? थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन के पास, ठीक है। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ आपको सेम लिख के आना है। फिर आपको पढ़ना इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स, नाम में ही लिखा है इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स। इंट्रामेडुलरी ट्यूमर, अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने वो आपको बता देना, मैं शायद मेरे को लग रहा है मैं स्टार्टिंग में आपको माइलोमा में बोल गया था, एपिंडियोमास और एस्ट्रोसाइमो, कि वो माइलोमा में इंट्रामेडुलरी ट्यूमर के अंदर आते हैं, एपिंडियोमास और एस्ट्रोसाइटोमास, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं माइलोमा में बोल गया, माइलोमा में नहीं होता, इंट्रामेडुलरी ट्यूमर में एपिंडियोमास और एस्ट्रोमास आते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम ये पढ़ रहे थे, हमने कहा था एपिंडियोमा और एस्ट्रोमा ये इसमें इसके पार्ट होते हैं इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स के। तो क्या इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स क्या? मेडुला के। अब ये आपसे पूछोगे सर कि मेडुला तो पार्ट है भैया, फिर मेडुला तो पार्ट हो गया कहाँ का? ब्रेन का, फिर स्पाइनल कॉर्ड कैसे हो गई? आपको मालूम है ये मेडुला वाला पार्ट स्पाइनल ब्रेन स्टेम याद आया? बिल्कुल, मेडुला से इससे ही तो ब्रेन क्या स्पाइनल कॉर्ड निकल के आती है, मेडुला वाले पार्ट से। देखो अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊं ब्रेन स्टेम, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ मेडुला, यहीं से लास्ट से ये देखो ये चली आई प्री वर्टिब्रल, यहीं से नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे दिख रही स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो यहाँ पर कुछ भी होता है ना, वो इजीली स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर उसके ट्रेवल कर जाते हैं, इसलिए इंट्रामेडुलरी ट्यूमर को आप स्पाइनल ट्यूमर के अंदर रखते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में भी आएंगे, स्पाइनल के ट्यूमर्स में भी ये होते हैं, क्योंकि इजिली आ जाते हैं, क्योंकि मेडुला कहाँ? बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, बिल्कुल ये नीचे से जुड़ा रहता है। तभी आपको चाइल्ड मालफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया भी था कि मेडुला और ये सब सेरिबेलम वगैरह ये सब एक साथ नीचे खिसक सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम के पार्ट होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। These are the interesting tumor of spinal cord occurring infrequently, कभी भी, और एडल्ट्स में इनको एपिंडियोमास मोर कॉमन होते हैं। इंट्रामेडुलरी के दो टाइप होते हैं, एक होता है एपिंडियोमास, ये मोर कॉमन है ना, ये उसमें भी मिलते हैं, और बच्चों में एस्ट्रोमास, ठीक है, मोर कॉमन मिलता है। अब इंट्रामेडुलरी ट्यूमर होता क्या है? इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स बिगिन इन दी सेल्स विद इन स्पाइनल कॉर्ड। कहां होते हैं इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स? बिगिन इन दी सेल्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। It may grow in either the membrane surrounding the spinal cord or the nerve root that reach or the spinal cord। इसका मैंने इतना मतलब क्या बोल दिया, देखो इसको मैं दिखाऊं, ये विद इन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने अब जैसे अगर आपको श्रिंगोमिलिया याद आ रहा हो, तो ऊपर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी तो श्रिंगोमिलिया में जो सिस्ट बन रहा था वो विद इन स्पाइनल कॉर्ड में ही घुस गया था। तो इसी तरीके से ये भी बहुत दिक्कत करते हैं, क्या कि ऊपर से आ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में ही घुस जाती है ये। तो ये ट्यूमर भी कैसे, ये स्पाइनल कॉर्ड है उसके विद इन स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर घुसने के इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके सराउंडिंग में नहीं आता, बोले यहाँ भी आ सकता है, मगर ये वाला ट्यूमर अकेला ऐसा ट्यूमर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी घुस जाता है। देखो दिखाऊंगा आपको उसका एक एमआरआई। कितना प्यारा भी आपको देखो, ये देखो, ये दिख रही है आपको स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो अंदर घुसा हुआ है, ये देखो सबके दिख रहे हैं अंदर इस तरीके स्पाइनल ट्यूमर। आपको तो पूरा एमआरआई दिखा रहा हूं, देखो इसके अंदर ये रहा ट्यूमर। इसको इसलिए इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में ये बिल्कुल श्रिंगोमिलिया वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि श्रिंगोमिलिया में भी अपन ऐसे पढ़ के आए, जब इतने अंदर घुस गए थे हम नॉर्मली, ऐसे ही जो ऊपर से ब्रेन स्टेम वाली चीज चल रही है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में घुसने के उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज अब बात आ गई है। तो इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स बिगिन इन दी सेल्स विद इन दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हो सकते हैं, और इट में ग्रो इन आइदर दी मेम्ब्रेन सराउंडिंग, यानी उसमें भी हो सकता है या मेनिंजेस में भी आ सकते हैं, और इन दी नर्व रूट दैट रीच दी स्पाइनल कॉर्ड, या पर पर्टिकुलर किसी नर्व रूट में होने, या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई नर्व रूट जा रही है स्पेशली उसके अंदर, और ये मोस्ट कॉमन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो जाते हैं। एमआरआई में भी हमने इसको देखा। ये इसके अंदर बहुत सारे ट्यूमर्स आते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स इसके अंदर आते हैं। इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स के अंदर बहुत सारे कौन कौन से ट्यूमर आते हैं? एक आता है हीम एंजियोब्लास्टोमा। हीम एंजियोब्लास्टोमा का मतलब होता है डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स,
बॉडी में कहीं भी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बॉडी में ब्लड वेसल्स है, उसकी लाइनिंग में कहीं भी ट्यूमर हो जाए, कहीं भी ट्यूमर हो जाए, उसको बोलते हैं हीम एंजियोप्लास्टोमा। फिर लिपोमा का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये बहुत सारी, ये अपन अलग अलग ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग ट्यूमर्स उसका पार्ट नहीं है, ये अलग अलग ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं, ये अपन ने बहुत सारे अभी पीछे पढ़ के आए थे, लिपोमा अलग से नाम पढ़े थे स्टार्टिंग में। तो हीम एंजियोप्लास्टोमा क्या बोल रहे हैं कि आर्टरी के वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में कहीं ट्यूमर हो जाए। लिपोमा का मतलब होता है लिपिड्स यानी फैट में, यानी ये स्किन है, ये मसल्स है, इनके बीच में जो फैट होता है यहाँ पर ट्यूमर हो जाए, यानी क्या बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइंग मसल लेयर, दैट इज आपका फैट, इसमें हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्यूमर को लिपोमा। ये ट्रेवल करके पहुंच जाती है। फिर एपिडर्मोइड, एपिडर्मोइड का मतलब होता है बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे अगर ट्यूमर हो जाए, स्किन के नीचे ट्यूमर हो जाए उसको बोलते हैं एपिडर्मोइड। फिर एक होता है ट्यूबरक्ल्यूमा, बोले ट्यूबरक्ल्यूमा क्या, ट्यूबरक्लोसिस सुना है, टीबी नाम, ये उसी को मिमिक करता है, ये उसी को मिमिक करता है। और ये ट्यूमर क्या है, टीबी की लंग्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है, और वहां ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ब्रेन के अंदर मिलता है ये जनरली ट्यूबरक्ल्यूमा। ठीक है, फिर एक होता है कैवर्नस एंजियोमा। कैवर्नस एंजियोमा क्या बोल रहा है, हीम एंजियोब्लास्टोमा और कैवर्नस एंजियोमा सेम होता है, मगर एक अंतर होता है, बोले क्या, कि बोले हीम एंजियोब्लास्टोमा जब कोई ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में बॉडी के किसी भी ब्लड वेसल्स में हो जाए, अगर वो ही ब्रेन की में हो जाए तो उसे बोलते हैं कैवर्नस एंजियोमा, यानी इन दी ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में हो जाए तो उसे बोलते हैं फिर कैवर्नस एंजियोमा। ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स दिखेंगे आपको ऑन से। अब इसमें देखो कहीं भी हो रहे हैं, अब ये मुझे बात बताना, ये जो अपन अभी पढ़ के आए हैं इसमें अपन ने क्या देखा, इंट्रामेडुलरी के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रहा है, यानी सारी नर्व दबेंगी। अब इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट पार्ट आएगा क्या, कि बोले जो नर्व दबेंगी, अब जैसे ये है, अब यहाँ पर ये नर्व्स जा रही हैं, अगर इस एरिया पर नर्व दबेंगी तो यहाँ पर तो यहाँ के अलग सिम्टम्स आएंगे, प्लस इसके नीचे जो नर्व निकल गई उनके अलग सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि नर्व्स में दो रीजन चलते हैं, एलएमएन यानी लोअर मोटर न्यूरॉन, और एक होता है यूएमएन अपर मोटर न्यूरॉन, पीडीपी में पढ़ोगे बहुत डीप में, अपर मोटर न्यूरॉन। इन ये दो अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, और ये अलग अलग न्यूरॉन अलग अलग नर्व में डिवाइड होते हैं, कि जब जो दबता है ना वो अफेक्ट होता है। तो ऐसा बताया गया है कि एक तो देखो ऑनसेट इज यूजुअली, इसमें सेगमेंटेड पेन मिलता है, ये भी समझते हैं, जो मैंने आपको लिखा है ना अभी बताता हूँ, उसके ऊपर की हेडिंग कवर कर लो। ऑनसेट इज यूजुअली ग्रेजुअल है, सेगमेंटल पेन है, सेगमेंटल पेन का मतलब होता है आपका कि डिफाइंड बाय द एरिया, और एकदम स्पॉन्टेनियस खतरनाक पेन होता है, एक कोई पूरा एक एरिया डिवाइड हो जाएगा, जैसे अपन ने कहा कि लोअर लिम्स, तो पूरे लोअर लिम्ब में खतरनाक पेन होगा। क्यों, क्योंकि भैया तो कहाँ हो रहा है, अगर सेक्रल वाले रीजन पे हो गया, नीचे लंबर वाले रीजन में, तो पूरी स्पाइनल को लोअर लिम्ब को खराब कर देगा, थोड़े थोरेसिक के ऊपर हो गया तो वाले पार्ट खराब कर देगा, सर्वाइकल के नीचे हो गया तो है अपर लिम्ब खराब कर देगा, तो जिधर होगा उधर का वो सेगमेंट खराब कर देगा। अब इसमें फिर वही चीज आ गई, अगर आपको याद आ रहे हो, 3 ट्रैक पढ़ाए थे, स्पाइनोथैलेमिक, डोर्सल, ये वाले तीनों ट्रैक पढ़ाए थे आपको। तो ये अगर इसमें पेन और टेम्परेचर वाला, यानी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पे जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, एक हमने डोर्सल कॉलम पढ़ा था, एक कॉर्टिको वाला पढ़ा था, और एक स्पाइनोथैलेमिक पढ़ा था। ठीक है, तो इन तीनों में से मोस्ट कॉमन जो जाने के चांसेस होते हैं वो पेन, टेम्परेचर, इन लोगों में चला जाता है। इन लोगों में सारे के सारे इंट्रामेडुलरी है, नर्व्स खराब हो रही हैं, सबसे ज्यादा नर्व के सिम्टम्स आने हैं वो इन लोगों में ही आने, क्योंकि विद इन नर्व हो गया है, बाकी सब तो अगल बगल से तब भी नर्व को दबा रहे थे, ये तो नर्व के अंदर ही घुस गए, ये तो पूरा डैमेज ही कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज होती है, वो आपको याद करनी है कि इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो बहुत प्यारी चीज मैं क्या बता रहा हूं कि दो वीकनेस होती है, एक एलएमएल वीकनेस होती है, एक यूएमएन वीकनेस होती है। जब भी एलएमएन वीकनेस होगी तो आप याद रखिए कि आपकी जो मसल टोन है वो क्या होगी, वो आपकी मसल टोन गिरेगी, लोअर मतलब मसल टोन गिरेगी, कम हो रही है, लोअर मसल टोन गिरेगी, और यूएमएन में मसल टोन बढ़ेगी। अब गिरने का मतलब क्या है, पेशेंट कैसा होगा, फ्लैसिड, और बढ़ने का मतलब कैसा होगा, स्पास्टिक, पेशेंट स्पास्टिसिटी में चला जाएगा और इसमें फ्लैसिड हो जाएगा। और ये फिर ये डिवाइड कैसे होता है, बोले इस तरीके से डिवाइड होता है कि सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और ये यहाँ पर लीजन अगर हो गया, तो इससे जो नीचे वाली नर्व होगा निकल गई इससे, वो भी अफेक्ट होंगी, लेकिन उनमें अफेक्ट होता है कौन सा,
यूएमएन वाला पार्ट, अपर मोटर न्यूरॉन वाला, अपर मोटर न्यूरॉन वाला पार्ट अफेक्ट होता है। यानी इन लोगों में आपको क्या नजर आएगी, इनमें अगर जो नर्व नीचे निकल गई उस वाले पार्ट में तो आपको नजर आएगी मसल टोन बढ़ी हुई, और जो पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं उनमें आपको नजर आएगी मसल टोन कम होती हुई। यानी ऐसे पेशेंट के कुछ पार्ट फ्लैसिडिटी में जाएंगे, कुछ पार्ट स्पेसिटी में जाते हुए आपको नजर आएंगे। वो डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर है। तो आपको ये भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कुछ पार्ट में आपको स्पासिटी भी देखने को मिल सकती है और कुछ पार्ट में आपको फ्लैसिडिटी भी देखने को मिलेगी। सेंसरी डिफिशिएंट तो होना ही है पेशेंट। अब सेंसरी है, मोटरी है, सब तो आप सब लिख के आओ, ये सब तो डिफिशिएंट होना ही है कि सेंसरी डिफिशिएंट होना है। स्प्रेड डाउनवर्ड बायलैटरली, यानी पूरे सैक्रल रीजन के उसके नीचे बायलैटरली दोनों अपर लिम्ब में सब जगह इसको सैक्रली आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन क्या, वो ही सेम, एमआरआई कराओ, वो सब कराओ। अगर स्ट्रेट एक्सरे कराओगे तो आपको वाइडनिंग दिखेगी। क्या इंट्रापेडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये सब इसके अंदर होगा तो ये साइज में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वर्टिब्रास हैं वो भी दूर दूर जाने लग जाएंगे, तो उनके बीच में जो पेडिकल्स होते हैं उनका साइज, आप उनके बीच में डिस्टेंस बड़ा मिलेगा। पेडिकल्स क्या होते हैं, देखो आपको दिखाऊं, ये पेडिकल्स होते हैं, ये देख रहे हो ये। अब ये दूर दूर क्यों जाएंगे, सीधी सी बात है, आप खुद दिमाग लगा के देखो कि ये अगर स्पाइनल कॉर्ड यहां से जा रही है और यहां पर अगर ये ट्यूमर हो गया, अब ये ट्यूमर अपना साइज इधर बढ़ाएगा इधर बढ़ाएगा, तो ये पेडिकल सब दूर जाने लग जाएंगे, ये पेडिकल सब दूर जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, उन पर गया, ये आपको जब एक्सरे देखोगे तो पेडिकल्स का आपको नॉर्मल से साइज बड़ा नजर आएगा, नॉर्मल से बड़ा साइज नजर आता है। और देखो इसमें ये आपको लैमिना भी बताई थी, स्पाइनस प्रोसेस जो निकाल देते हैं, लैमिनोटॉमी कर देते हैं स्पाइनस प्रोसेस निकालने के लिए, ये लैमिना होते हैं। तो क्या आपने बोला, टेंसरी डेफिशिएंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आपको दिखे, एमआरआई में क्या, कॉर्ड की वाइडनिंग, चौड़ी दिखेगी, और सीधी सी बात है दिखना ही है, वाइडनिंग तो दिखनी है क्योंकि उसके अंदर हो रहे हैं। और मैनेजमेंट में आपको वही सारे सब मैनेजमेंट लिख के आने हैं। लास्ट ट्यूमर बचा है हमारा इपिंडियोमा ऑफ कॉर्डा इक्वाना। कॉर्डा इक्वाना क्या होती है आप लोगों को पता है, मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पाइनल कॉर्ड है वो T12L1 तक तो पूरी कवर करके चलती है। ठीक है, यहाँ वो फाइलम टर्मिनली वाली बात नहीं हो रही, सिरिंगोमीडिया नहीं है, वो छोड़ो, वो तो एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर बनना था। T12L1 तक तो ये पूरी कवरिंग चलती है, उसके बाद एक कवरिंग खत्म हो जाती है, सिर्फ वायर की फॉर्म्स में नर्व ट्रेवल करती है, कहाँ, S1 तक। जो वायर की फॉर्म से नर्व ट्रेवल करती है ना, इसे ही कॉर्डा इक्वाना बोलते हैं। कॉर्डा इक्वाना क्यों बोलते हैं, क्वाइना मींस घोड़े, घोड़े की पूंछ होती है ना, उनमें से बाल लटक रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, इसी तरीके से कॉर्डा इक्वाना हमें नजर आता है। देखो आपको दिखा दूं, वो पार्ट को ही कॉर्डा इक्वाना बोला जाता है। ये जो कॉर्ड है देख रहे हो, यहाँ पे खत्म होगी, जो आखिरी में ये नर्व, क्योंकि यहाँ तक फिर खत्म हो गई है, फिर ये जो नर्व रह जाती हैं उस पाखड़ी वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्डा इक्वाना। अगर इस, अब क्योंकि अभी तक अपन ने जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर की बात करी, मगर आखिरी में जहां नर्व की शीट खत्म हो गई, जो आखिरी में नर्व बची, अगर उनमें कहीं अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉर्डा इक्वाना, उसको बोलते हैं एपिंडियोमा ऑफ कॉर्डा इक्वाना। 50% स्पाइनल एपिंडोमास अराउंड द कॉर्डा इक्वाना एंड प्रेजेंट विद इन सेंट्रल कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम। एक वर्ड याद रखना, इसमें कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम मिलता है। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, मोस्ट कॉमन सारे नीचे के सिम्टम्स मिलेंगे, क्योंकि कॉर्डा इक्वाना की जितनी भी नर्व है वो सब नीचे की चीजों को सप्लाई करती हैं, जैसे लोअर लिम्ब वीकनेस, लोअर लिम्ब में पेन, सेंसरी लेस लोअर लिम्ब में, ब्लैडर बॉबल ब्लैडर डिसफंक्शन, ये आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नीचे वाली नर्व है इसमें सिर्फ वो ही अफेक्ट होती है, बाकी सारी की सारी चीजें आप सेम लिख के आओगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। इट्स ऑल अबाउट